स्टूडेंट, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं क्रिटिकली अप्रेज्ड टॉपिक कैट्स। आप किस तरीके से जो है वो टॉपिक जो है क्रिटिकली अप्रेज कर सकते हैं कि ये जो रिसर्च हुई कि ये आए रेलिवेंट टॉपिक है या नहीं है, इसकी नीड थी या नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है। आपने उसको क्रिटिकली देखना होता है क्या ये चीज़ें कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। बिकॉज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टॉपिक कंट्रोवर्शियल होगा, ये टॉपिक इतना जो है कैची नहीं होगा, तो जो आपके रिव्यूअर्स होते हैं, ये जो पब्लिशर्स होते हैं, वो उस चीज़ को इतना नहीं ले रहे होते, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते फॉर द पब्लिकेशन प्रोसेस। इसकी सिंपल सी एग्जांपल इस तरह से है, फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रामा या मूवी जो है वो प्ले होने जा रही है, ठीक है, उसका ट्रेलर अच्छा होना चाहिए, उसका जो टाइटल है वो बहुत कैची होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और उसी को देख के चैनल्स ले रहे होते हैं कि बहुत कैची है या बहुत इस तरह का यूनिक टॉपिक है ना, वो ले रहे होते हैं। अगर वही रिपीटेडली टॉपिक है, वही रिपीटेडली टॉपिक्स पे ड्रामे अगर बन रहे होते हैं तो क्या होता है, वो रिजेक्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा लोकल चैनल्स ले रहे होते हैं। लेकिन जो टॉप रेटिंग चैनल्स होते हैं वो किन ड्रामास को ले रहे होते हैं या मूवीज़ को ले रहे होते हैं जो कि बिल्कुल यूनिक होते हैं, जो कि बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, बिल्कुल हटकर होते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्शन टीम होती है वो क्या कर रही होती है, क्रिटिकली अप्रेज देख रही होती है कि जो टॉपिक है, जो टाइटल है ड्रामा का, मूवी का, आइदर वो इतना है कि किसी को कैच कर सके, उससे कुछ ना कुछ हमें जो है वो फ़ायदा होगा नहीं होगा, फ़ायदा इन सेंस कि ऑडियंस को कोई ना कोई मैसेज कन्वे होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल हटकर है या नहीं है, या वही टिपिकल ड्रामा, वही टिपिकल मूवीज़ का पैटर्न है, क्या इसमें ऐसी नई चीज़ है जो हम इसको अपने उसमें लें। तो जब मीटिंग कंडक्ट हो रही होती है, कोई भी ड्रामा या मूवी बनती है, जो प्रोडक्शन हाउस है वो बनाता है और उसके बाद वो चैनल को एक्सेस करता है कि आप हमारा ये जो चीज़ है इसको आप चलाएं, तो वो क्या चीज़ देख रहे होते हैं, उनकी एक टीम बैठती है, वो क्रिटिकली अप्रेज कर रही होती है कि टॉपिक, जो सिनेरियो, जो कैरेक्टर, ये इस तरह का है कि जो हम पब्लिश कर सकें। तो फिर जो वो जो ड्रामा होता है वो बता रहा होता है, या जो ड्रामा राइटर्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि हमारा ड्रामा किस तरीके से डिफरेंट होता है। तो ये सारा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, क्रिटिकल अप्रेज टॉपिक सिलेक्शन कहला रहा होता है। Summary of a search and critical appraise of the literature related to focus clinical questions पे focus कर रहा होता है, which should be kept in a easy accessible place so that it can be used to help make clinical decisions, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूँ, क्रिटिकल अप्रेज टॉपिक की डेफिनेशन क्या है, कहते हैं कि आपका टॉपिक ऐसा हो जो कि आपकी समरी हो स्टडी की, बहुत फोकस्ड हो, जो चीज़ आप करने जा रहे हो टू दी पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रही हूँ कि प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान, ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखना चाह रही हूँ कि कितने केसेस हैं, तो मैं ऐसे तो नहीं लिखूँगी ना अपना टॉपिक का नाम, मैं क्या लिखूँगी, ऑब्वियसली ये लिखूँगी कि प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19। ऐसे तो नहीं करूँगी ना कि डेथ रेशो इन पाकिस्तान ड्यू टू कोविड-19 या सिम्टम्स अगर ड्यू टू कोविड-19, तो ये थोड़ी सी इररेलेवेंसी हो जाएगी। तो टॉपिक क्या हो, टॉपिक ऐसा हो जो कि पूरी फिगर बता रहा हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा टॉपिक है कि प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19, अब प्रेवलेंस कोविड-19 एक बिल्कुल यूनिक टॉपिक हो जाएगा। नई डिजीज़ पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ है, तो क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। अब अभी तक लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है, अब मैं बता रही हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं, तो ये बहुत एक कैची सा हो जाएगा और एवरीवन वांट्स टू पब्लिश इट। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ कि 3 लाख से 4 लाख पाकिस्तान के अंदर केसेस हैं, जिसमें से 50,000 पंजाब में है, 20,000 केपी में है, 20,000 बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, और स्टैटिस्टिकली फिगर दे दूँ तो क्या हुआ, एक तो मैंने टॉपिक जो है ना वो जो इंटरेस्टेड होंगे, जो जर्नल्स वगैरह होंगे, उनको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही होगी। क्यों अट्रैक्ट कर रही होगी, क्योंकि बहुत कैची और यूनिक टॉपिक है, अब तक इसके बारे में कोई इतना एड्रेस नहीं किया गया, और ये स्टडी जब दुनिया पढ़ेगी या लोग पढ़ेंगे तो उनको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब हम सबको पता है 4 लाख केसेस हैं, 3 लाख हैं, 2 लाख, जितने भी केसेस हैं, लेकिन जब मैंने स्टडी कर ली और स्टडी करने के बाद इसको पब्लिश करवाया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी पढ़ रहा है अब उसे क्या पता लग गया कि भाई कौन से हिस्से के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। और अगर मैं इसको और ब्रीफ कर दूँ कि मेल ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं या फीमेल, अच्छा यंग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, चाइल्ड ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, ओल्डर, तो ये और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा, तो और ज़्यादा कैची हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक मेरा क्या हो गया कि प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19 पेशेंट इन पाकिस्तान की मैं प्रेवलेंस देखना चाह रही हूँ। ऑब्वियसली जब ये कैची पॉइंट है तो जो सेलेक्टर्स होंगे उनको पता होगा कि ये प्रेवलेंस देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब प्रेवलेंस कंट्री वाइज भी होगी, रीजन वाइज भी होगी और जेंडर वाइज भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो क्रिटिकली अप्रेज क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल हमारे पास आया जिसमें सिर्फ प्रेवलेंस देखी गई है कोविड-19 की, एक आर्टिकल आया है
कंट्री वाइज सिर्फ प्रेवलेंस। फॉर एग्जांपल कोविड-19 प्रेवलेंस इन इंडिया इज 10 लाख, एक एग्जांपल दे रही हूँ। सेम स्टडी हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19 पेशेंट इन पाकिस्तान, लेकिन उस पेपर के अंदर ये भी एड्रेस किया गया है कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस के अंदर क्या रेशो है, ठीक है। अब एक तीसरी स्टडी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19 पेशेंट फॉर एग्जांपल अमेरिका, और वहाँ पे ये भी बता दिया गया किस जेंडर को ज़्यादा है, किस रीजन के अंदर, किस स्टेट के अंदर ज़्यादा है, कितनी पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है, बच्चों में ज़्यादा है, बड़ों में ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा है। तो ये अब सेलेक्टर्स के पास 3 ऑप्शन है, एक ही टॉपिक 3 चीज़ें, तो वो क्रिटिकली अप्रेस करेगा कि भाई कौन सी चीज़ लेने का फ़ायदा है, कौन सी चीज़ लेने का फ़ायदा नहीं है। ऑल्दो सेम टॉपिक है, लेकिन टॉपिक के बाद भी वो फर्दर उसको क्या करेगा, रिफ़ाइन करेगा, ठीक है। वो चेक कर रहा होगा, तो वो अल्टीमेटली किसको सेलेक्ट करेगा, जो थोड़ा सा ब्रीफ होगा। टाइटल ने एक आइडिया दिया, किसी ने इस टाइटल के बारे में सिर्फ टू दी पॉइंट बात की, कैसे बात की कि भाई इंडिया में इतनी है, पाकिस्तान में क्या बात की गई, पाकिस्तान में इतनी है लेकिन उसकी स्टेट्स में इतनी है। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा कैची हुआ वो क्या हुआ कि टोटल पॉपुलेशन कंट्री वाइज इतनी है, स्टेट वाइज ऐसी है, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज ऐसी है, तो उसकी वर्थ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। क्रिटिकल अप्रेस टॉपिक क्या होता है, शॉर्ट समरी होती है ऑफ एविडेंस की ऑन अ टॉपिक इंटरेस्ट, यूजुअली फोकस अराउंड द क्लिनिकल क्वेश्चंस। क्लिनिकल क्वेश्चंस के अराउंड ये घूम रहा होता है, ठीक है ना, टॉपिक आपका जो कवर कर रहा है नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, मेल में ज़्यादा है, फीमेल में ज़्यादा है, और ऊपर मैं लिख रही हूँ कि प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19 पेशेंट इन पाकिस्तान, तो ये थोड़ी सी इररेलेवेंसी हो गई है ना, कि मैं बात कर रही हूँ नीचे जेंडर वाइज, टॉपिक लिखा हुआ पाकिस्तान वाइज, या तो मैंने कंट्री को एड्रेस करना है, कंट्री को एड्रेस करने के बाद मैंने बताना है कि किस रीजन के अंदर कितने मेल इफेक्टेड है, कितने फीमेल इफेक्टेड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। शॉर्टर सिस्टमेटिक रिव्यू करने में आपका ये हेल्प कर रहा होता है, समराइज कर रहा होता है बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस ऑन अ टॉपिक, यूजुअली मोर देन 1 स्टडी इज इंक्लूड इन केयर। व्हेन प्रोफेशनल समराइज अ सिंगल स्टडी, द आउटकम इज अ क्रिटिकली अप्रेस्ड प्रॉपर। एक्चुअली ये जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ एमफिल लेवल की जो है वो पीपीटी है, मैंने आप लोगों को शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट जो है ना इसका एक इंट्रो दे दिया है, और बहुत डिटेल में भी दे दिया है शॉर्ट करके कि क्या चीज़ होती है। आपने बस इसकी डेफिनेशंस याद रखनी है, दैट्स इट। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, द क्रिएशन ऑफ अ क्रिटिकल अप्रेस टॉपिक मेक द एजुकेशन प्रोसेस कम्युलेटिव इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेट होने से बचा रहा होता है, ठीक है, एक यूनिक आइडिया दे रहा होता है, इंडिविजुअल को अलाउ कर रहा होता है वो एसिमुलेट करें, अपनी जो सारी नॉलेज है वो एक जगह जो है ना वो क्या करें, कलेक्ट कर दें, रादर देन स्कैटरिंग। It is almost impossible for practitioners to keep us up to date with all the new evidence for their field in a clinic. Obviously practitioners के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हमें up to date रखें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो क्रिटिकल अप्रेजल क्या होता है, वो हर चीज़ देख रहे होते हैं, टॉपिक कौन से अब कौन से चला। मैं बात कर रही हूँ कि आजकल कोविड-19 चल रहा है और रिसर्च आपके पास आ जाए ट्यूबरक्लोसिस की, तो आप मुझे बताएं किसकी वर्ड ज़्यादा बन जाएगी। ऑब्वियसली कोविड-19 की, क्योंकि वो भी रिसेंटली आउटब्रेक पेंडेमिक डिजीज़ है, और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च है। और दूसरा ये होता है कि ये समराइज़ कर रहा होता है आपके पास जो बेस्ट एविडेंस होते हैं फॉर कॉमन क्लिनिकल और एजुकेशनल क्वेश्चन, कि आप क्या देखना चाह रहे हो, आपको क्या चीज़ है, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली आपने ये 8 पॉइंट्स आपने याद रखने, जो है पर्पज़, आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, आपने रिव्यू, आप पर्पज़ बताएं अपने रिसर्च का। तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बंदे ने ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर रिसर्च की और एक बंदे ने कोविड-19 के ऊपर, तो पर्पज़ क्या बताएगा वो, ऑब्वियसली जो कोविड-19 वाला वो बताएगा कि रीसेंट पैंडेमिक आउटब्रेक है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को इवैल्यूएट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ पे काम करना चाह रहा हूँ। दूसरा वाला बताएगा कि भाई मेरा टीबी में इंटरेस्ट था, आई हैव अ वेरी मच नॉलेज अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस, और मैंने उस पर बस एक बना दी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिव्यूअर दूसरा रिव्यूअर होता है, पेयर रिव्यूअर होता है और रिव्यूअर होता है। पेयर रिव्यूअर और रिव्यूअर में ये डिफरेंस होता है, जो खाली रिव्यूअर होता है ना वो हर तरह की रिसर्च को स्टडी कर लेता है। फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, हर चीज़ को रिव्यू कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है, भाई सारी चीज़ें ठीक है, हाँ ये ठीक है, वो ठीक है। जो पेयर रिव्यूअर जर्नल्स होते हैं, पेयर रिव्यूअर्स होते हैं, वो क्या कह रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्थोपेडिक रिलेटेड रिसर्च किसी भी जर्नल में जमा हुई है या किसी भी सेटअप के अंदर, तो वो ये फॉरवर्ड कर देंगे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के पास, जो कि वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे। तो वो कौन से होंगे, ऑर्थोपेडिक रिव्यूअर। तो अगर हर फील्ड के लिए एक स्पेसिफिक रिव्यूअर हो, स्पेसिफिक रिव्यूअर टीम हो, तो दिस इज़ नॉन एज पेयर रिव्यूअर। एंड
और वो जो जर्नल हो स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कि एक इंस्टीट्यूट है, उसका एक जर्नल है जो कि पब्लिश कर रहा है कि जिस तरह से एक इंस्टीट्यूट है और उसके पास जर्नल है, सिर्फ एक ही जर्नल है, उसमें वो सारी चीज़ें पब्लिश करेगा। बट अगर एक इंस्टीट्यूट के पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट रिव्यूअर्स हों, डिफरेंट रिव्यू जर्नल्स हो, तो वो उसको कैटेगराइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल वो कर देंगे ऑर्थोपेडिक जर्नल फॉर रिसर्च, मैनुअल थेरेपी जर्नल फॉर रिसर्च, और क्लिनिकल रिसर्च जर्नल, गायनेकोलॉजी जर्नल, कार्डियोलॉजी जर्नल। यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट फॉर रिव्यू, वेल बिल्ड क्वेश्चन। ये स्टेप्स थोड़े से आप याद रखें। लेट मी सी कि आगे बताया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको बता दूँ कि कब आपका टॉपिक सेलेक्ट हुआ है, कब आपकी स्टडी कंप्लीट हुई है, कितनी देर में रिव्यू हुआ है, आपका क्वेश्चन जो था वो वेल बिल्ड था या नहीं था, जो भी आप एड्रेस करना चाह रहे थे, जो भी आप पूछना चाह रहे थे अपनी ऑडियंस से। सर्च स्ट्रेटजीज़ क्या है, आपने कहाँ से ये एविडेंस लिए, कितने साल पुराने, आपको क्या रिजल्ट्स मिले, एविडेंस रिट्राइव्ड और अप्रेजल कंक्लूजन, और उसके बाद वो कंक्लूड कर रहे होते हैं। किस तरह से आप क्रिटिकली अप्रेजल टॉपिक को जो है वो कंक्लूड कर रहे होते हैं। आपने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज फ्रॉम क्लाइंट इनकाउंटर। आपके पास एक टॉपिक सबमिट हो गया, अब आपने क्या करना है, गैप ढूंढना है। जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दी, स्टडी की गई है कि मेल को ज़्यादा या फीमेल, और ऊपर टॉपिक में लिखा हुआ है कि प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान। तो गैप क्या आ गया कि स्टडी कुछ कह रही है और टॉपिक क्या है। ठीक है, आस्क अ क्लियर, कंसाइज एंड फोकस क्वेश्चंस। फोकस क्वेश्चंस हो, ठीक है, जो भी आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो क्लियर हो। फॉर एग्जांपल आपको कोविड-19 है या नहीं है, सिंपल सी बात, आपने कोविड-19 का टेस्ट कराया या नहीं कराया। ऐसा नहीं हो कि कोविड-19 आपके ख़ानदान में तो किसी को नहीं है, ये सेकेंडरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 2D पॉइंट होना चाहिए। कंडक्ट एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सर्च फॉर दी हाईएस्ट क्वालिटी रिसर्च एविडेंस अवेलेबल। मैंने आपको बार बार बताया है कि हाई क्वालिटी के जर्नल को आप लोग अप्रोच करें। दूसरा, हाई क्वालिटी के रिसर्च एविडेंस, जो भी आपके डेटाबेस होता है, क्योंकि हर लोकली भी बहुत सारी रिसर्च पब्लिश हो रही होती है, लेकिन आपने वो नहीं लेनी है। आप उसको क्रिटिकली अप्रेस करें, आप देखें कि आपकी हर चीज़ ठीक है, यानी केयरफुली कंसिडर करें एप्लीकेबिलिटी या जनरलाइजेशन बाय ऑफ द एविडेंस। आपने ये जो एविडेंस लिया है, क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, एप्लीकेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप लिखें। ठीक है, समरी, 1 पेज समरी आप लिख रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बहुत पहले बताया था, आप मेरे रिसेंट लेक्चर में जाके एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आपने उसको लिखना होता है। अप्लाई द एविडेंस ऑन द क्लिनिकल सिचुएशन। कोई भी क्लिनिकल सिचुएशन है, पैंडेमिक है, आप एविडेंस को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रीटमेंट आ गया, कोई वैक्सीनेशन आ गई पाकिस्तान में, कि मैं बोलूँ कोविड-19 के आगे, अब आपके पास क्या होगा कि भाई हमारे पास ये है कि पाकिस्तान के अंदर 4 से 5 लाख लोग कोविड-19 के पेशेंट हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पॉपुलेशन पंजाब प्रोविंस की। तो वो जो वैक्सीनेशन, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किस स्टेट को अलाउ होना चाहिए, ये किस चीज़ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, किस बेस के ऊपर, इसी बेस के ऊपर कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स। तो फिर उस चीज़ को आप देख रहे होते हैं। एवेल्युएट करें एप्लीकेशन ऑफ द एविडेंस, आपने हर चीज़ देखनी होती है। डिसेमिनेटिंग द फाइंडिंग, ठीक है, आपने फाइंडिंग्स वगैरह दोबारा से अच्छे से चेक करनी होती है। वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या हो जाता है। दूसरा, ये आपका जो इज़ ए कैट वैलिड है या नहीं है। अच्छा, आपका जो टॉपिक है वो वैलिड है या नहीं है, फोकस्ड है या नहीं है, और फोकस होने के बाद जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। फॉर एग्जांपल मैं प्रेवलेंस की बात कर रही हूँ कि कोविड-19 के कितने पेशेंट हो, तो नीचे आपके क्वेश्चन आए हैं पंजाब में कितने, सिंध में कितने हैं, केपी में कितने हैं। ऐसा ना ऊपर प्रेवलेंस लिखी हुई और नीचे बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो है वो 10 लोग मर गए हैं, केपी में 20 लोग। तो देयर शुड बी अ रेलिवेंसी बिटवीन द क्वेश्चन आए एंड टॉपिक, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। सेंसिबल प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द एविडेंस। प्रॉपरली एविडेंस जो है सेंसिबली सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। और फॉर एग्जांपल आपको आके बोले कि हमें तो स्टडी ही यही मिली, मतलब फॉर एग्जांपल कि कितने लोग मर रहे हैं या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो रेलिवेंसी है या नहीं। आप जो चीज़ देखना चाह रहे हो आपको उसे एड्रेस करना है। रेस्ट ऑफ द अदर्स थिंग आपने क्या करनी है, स्किप आउट कर देनी है। वेल, और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट आउटकम्स, बेनिफिट, हार्म्स एंड कॉस्ट डिस्कस, सारी चीज़ें डिस्कस हुई नहीं हुई। Is the academic of training level of the authors and commentators clearly stated? For example, अब आपकी ये बात आ जाती है
कि जब आपका एक टॉपिक लिखा गया, आपकी एक स्टडी लिखी गई है, तो उसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए कि जो स्टडी कर रहा है वो प्रॉपर डिग्री होल्डर है या नहीं है, या अगर आप कोई एक टॉपिक कर रहे हैं तो किसके डोमेन में करें। आप इंडिविजुअली करें, यू आर नॉट अलाउड टू डू इंडिविजुअल रिसर्च एट द लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएशन। तो फिर आपको क्या करना होगा, यू शुड नीड सम सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र कौन हो सकता है, दोज हु हैविंग अ एमफिल डिग्री या फिर सर्टिफाइड रिसर्च मेथडोलॉजी, उसके पास सर्टिफाइड हो रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर, आप उसके अंडर कोई भी रिसर्च प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रेन पर्सन के अंदर आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सारी की सारी वो चीज़ें देख रहे होते हैं ना। जब रिसर्च आ गया, टॉपिक ठीक है या नहीं ठीक है, फिर उसके बाद वो जा रहे होते हैं लिस्ट ऑफ ऑथर्स, ये स्टडी किस किस ने की है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी हुई है और वहाँ पे लिखे हुए 5 नाम स्टूडेंट्स के, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए, और वो आगे लिखा हुआ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। क्यों, अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर आप अलाउड नहीं होते। रिसर्च तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आप 5 स्टूडेंट हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन छठा जो नाम आपके साथ ऐड होना चाहिए वो किसी सर्टिफाइड बंदे का, डिग्री होल्डर, जिसकी एकेडमिक ट्रेनिंग हुई भी हो इस लेवल की रिसर्च रिलेटेड, या जिसके पास रिसर्च रिलेटेड डिग्री हो, उसका आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। हैव द ऑथर साइड डेवलपर्स एंड स्पॉन्सर डिस्क्लोज ऑल द कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट। आपने बस इतना ही याद रखना है। और नीचे ईमेल वगैरह आईडी दी गई है ऑथर से कांटेक्ट करने के लिए, ये चीज़ भी देखी जा रही होती है। मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कि टॉपिक के बाद नीचे लिखा हुआ होता है ऑथर्स डिटेल। लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप ये कर रहे होते हैं। एक तो ये कि स्ट्रक्चर नहीं होता प्रॉपर, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ड्राफ्ट जो होता है ना वो पीयर रिव्यूवर के पास नहीं गया होता है। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्थोपेडिशियन है या ऑर्थोपेडिक है, उसके पास आप गायनी का भेज देंगे तो उसे रिसर्च के बारे में इतनी नो हाउ नहीं होगी, ठीक है। तो वो इतना प्रॉपरली उसको क्या नहीं कर पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा, क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पाएगा, क्रिटिकली अप्रेज नहीं कर पाएगा। वो उसको प्रूव करके हो सकता है पब्लिश कर दे, तो वो इतनी हाई क्वालिटी की रिसर्च नहीं होगी। तो इसलिए पीयर रिव्यूअर और पीयर रिव्यूअर जर्नल की बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। Okay, I think it's more than enough for you. How it helps, किस तरह से ये हेल्प कर रहा होता है for what in clinical decision making. भाई CAT is essential patient based and it's begin with a critical question generated form of specific patient situation or the problem. स्पेसिफिक पेशेंट के लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो उस दौरान है या जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हो, एक उसको क्वेश्चन अराइज कर देता है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक पेशेंट कौन सा हो गया, कोविड-19, प्रॉब्लम और सिचुएशन क्या चल रही है, पेंडेमिक डिजीज़ चल रही है। क्लिनिकल क्वेश्चंस क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा, आपका पेंडेमिक से ही रिलेटेड होगा। तो वो क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक बन जाता है ना, सिस्टम के थ्रू आप जा रहे होते हो। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों को इस स्टेज पे नहीं क्लियर होगी, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को बिल्कुल इसके चंक्स बताऊं जो कि आप लोगों को समझ आ जाए। और इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, दिस पेपर प्रेजेंट ऑन द मेथड, आपने जो याद रखना है। नीचे एक एग्जांपल दी हुई, द यूज़ ऑफ कैट विद इन द फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस। यस, आप इसको थोड़ा सा प्लीज़ देखें, नीचे बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ। द यूज़ ऑफ कैट्स विद इन द फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस ऑफर्ड अ कंसिस्टेंट मेथड फॉर क्रिटिकली अप्रेजिंग एंड समराइजिंग द रिजल्ट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। फिजियोथेरेपी के अंदर ये बहुत हेल्प करता है कंसाइज करने में, रिजल्ट बनाने में, कि फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है, उसका ये ट्रीटमेंट है, क्या वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं है। देयर फॉर्मेशन यूज एंड इवेल्युएट विद इन द क्रिटिकल एनवायरनमेंट ऑफन वन मेथड ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग रिसर्च एज वेल एज डिसेमिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट रिसर्च फाइंडिंग विद इन द फिजियोथेरेपी। मैं इसको शॉर्ट समराइज करती हूँ, हमारी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इससे हमें एक नॉलेज मिल रही होती है कि भाई स्पेसिफिक डिजीज़ की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, और किस तरह से हम उसको अपने एनवायरनमेंट के अंदर, क्लिनिकली एनवायरनमेंट जो हमारे क्लिनिक के सेटअप्स के अंदर, हम उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसी रिजल्ट के जो रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं, उस ट्रीटमेंट के रिजल्ट को हम एवेल्युएट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट दैट। थैंक यू क्लास।